नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार विकास कार्य और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश में है और जमीनी स्तर पर जनता से किए वादों को साकार करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी अब दृष्टि पत्र के जरिए जनता से किए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लगातार अपने वादे पूरे करने की ओर अग्रसर है। सीएम धामी का दावा है कि जो वादे चुनाव से पहले जनता से किए गए वो पूरे किए जा रहे हैं और लगातार उत्तराखंड की बीजेपी सरकार प्रदेश के हित में निर्णय ले रही है। आपको बता दें कि अन्य पार्टियों की भांति बीजेपी ने भी चुनाव से पूर्व उत्तराखंड में अपना दृष्टि पत्र जारी किया था, जिसमें बीजेपी ने जनता से कुछ वादे किए थे। सीएम के मुताबिक इन वादों में से ज्यादातर वादे पूरे किए जा चुके हैं। दृष्टि पत्र के तहत साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समेत कई बड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की। खेल नीति, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी समेत कई अन्य चुनावी घोषणाओं पर भी सरकार ने 1 साल में निर्णय लिए। बाकी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से बीजेपी के चुनाव दृष्टि पत्र पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। मुख्यमंत्री जल्द ही दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्य हुए हैं साल भर में, उनका दृष्टि पत्र जो जारी हुआ था वो सीएम साहब ने अपने कार्यालय में मंगाया कि क्या क्या कार्य हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव 2022 से पहले एक नारा दिया था, किया है करेगी करती है सिर्फ भाजपा। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दृष्टि पत्र जारी किया था 2022 के चुनाव के लिए। एक चुनावी घोषणा पत्र जिसको हमने दृष्टि पत्र नाम दिया, वो जारी किया था और उस घोषणा पत्र में जो कार्य, जो योजनाएं हमारे द्वारा रखी गई हैं, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं और उसी की समीक्षा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस दृष्टि पत्र की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है और कितने कार्य हमारे उस घोषणा के अनुरूप हो चुके हैं, कितने अभी अवशेष हैं और कब तक वो अन्य जो काम अवशेष हैं वो कब तक पूरे होंगे, इसी को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा जो समीक्षा बैठक रखी गई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र है उसको पूर्ण करने की जो उनकी योजना है वो एक उसके लिए बधाई के पात्र है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों और प्रभारी सचिवों को पत्र भेजकर सभी उच्च अधिकारियों से दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022 की विस्तृत कार्य योजना मांगी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक दृष्टि पत्र के ज्यादातर काम पूरे किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनाने में जुटे हैं। सीएम धामी का मिशन है पीएम मोदी के सपने को पूरा करना और संपूर्ण उत्तराखंड का विकास करना, जिसके लिए वक्त वक्त पर सीएम खुद विभागों में जाकर औचक निरीक्षण करते हैं। जनपदों में भ्रमण के दौरान जनता से संवाद भी करते हैं। इसके अलावा विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दे रखी है कि फाइलों को सरलीकरण से निपटाना है। तेरी फाइल मेरी फाइल का खेल नहीं खेलना है और ना ही किसी को नाजायज परेशान करना है। और अब मुख्यमंत्री की नजर
दृष्टि पत्र के कामों पर है और सीएम कार्यालय ने विभागवार कामों का ब्यौरा तलब किया है। जल्दी सीएम धामी दृष्टि पत्र के मद्देनजर कामों की समीक्षा करेंगे ताकि प्रदेश में जनता से किए गए वादे पूरे किए जा सके और विभागवार हुए कामों का आकलन किया जा सके। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार विकास कार्यों और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश में है और जमीनी स्तर पर जनता से किए वादों को साकार करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी अब दृष्टि पत्र के जरिए जनता से किए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं और इसके लिए बहुत जल्द एक समीक्षा बैठक उनकी तरफ से की जाएगी, जहां पर वो तमाम वादों पर अमल करेंगे कि कौन कौन से वादे पूरे कर लिए गए हैं और कौन से वादे रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी का विजन है कि 2025 तक देश का अग्रणीय राज्य उत्तराखंड को बनाना है, ऐसे में बीजेपी की कवायद जो है काफ़ी समय से शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से देश का अग्रणीय राज्य उत्तराखंड को बनाया जाए और इसके लिए लगातार अपने दृष्टि पत्र पर जो वादे जनता से किए गए हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश जो है धामी सरकार कर रही है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता संजीव वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से नेता डॉक्टर मयंक भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रभाकर उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख प्रभाकर जी का कर लेते हैं। प्रभाकर जी, जनता से किए गए बीजेपी के वादों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो कुछ बातें जनता के समक्ष लेकर जाता है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, ये हमारी दिशा रहेगी, और फिर इस आधार पर वो दोबारा जब जनता के पास जाएंगे तो उनके पास दिखाने को होगा कि हमने आपसे जो वायदे किए थे वो किस हद तक हमने पूरे किए। और अच्छी सरकार ये होती है कि उन वादों को याद रखती है जो वायदे जनता से किए, और उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो वायदे हैं उन पर अमल हो, और अमल केवल अमल होना पर्याप्त नहीं है, उनकी जो निरंतर प्रगति है उस पर निगाह रखी जाए, समय समय पर समीक्षा हो, कहाँ कमी रहेगी उस कमी को दूर करके आगे बढ़ा जाए, जहाँ लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं नए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। इस मामले में यदि हम देखते हैं तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दृष्टि पत्र में दिए गए बहुत सारे वायदे अपने पूरे किए हैं। जनता से जो दृष्टि पत्र है वास्तव में घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता से किए थे उन वायदों को पूरा करने की दिशा में काफी हद तक काम किया है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री सभी बड़े अधिकारियों को लेकर के, सचिवों को लेकर के, विभागाध्यक्षों को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं कि कहां पर कौन से काम में प्रगति, वास्तविक प्रगति कितनी हुई है और कहां पर हमें और काम करने की आवश्यकता है और कहां पर हमें नए सिरे से नए लक्ष्य निर्धारित करने हैं। तो इस दृष्टि से देखते हैं तो सरकार का यह कदम सराहनीय है। प्रदर्शन तो अच्छा है ही, लेकिन उस प्रदर्शन को निरंतर समीक्षा करते रहना और उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाना, यह सरकार का बहुत अच्छा इस मामले में दृष्टिकोण है और सरकार की इस मामले में सराहना करनी होगी। बिल्कुल प्रभाकर जी, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से आपने कहा कि वादे पूरे किए जा रहे हैं, कि कर वादे धामी सरकार द्वारा जो है लगातार पूरे किए जा रहे हैं, ऐसे में अगर अब बात की जाए कहां पर बीजेपी को जो है काम करने की जरूरत है, यहाँ पर काम करने से जो है स्थिति भी मजबूत होगी, और कहां पर लग रहा है कि इस जगह पर काम करने की जरूरत है बीजेपी को? देखिए, जो राज्य है उसकी विशेष परिस्थितियां हैं, भौगोलिक बड़ी दुरूह परिस्थितियां हैं, और दुरूह परिस्थितियों में जो विकास योजना है उनको धरातल पर उतारना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन तक पहुंच आम नागरिक तक हो, जो विद्यालय है उनमें अध्यापक
और जो आवश्यक सुविधाएं हैं वहाँ पर उन विद्यालय में पहुँचे, उपकरण पहुँचे, अध्यापक पहुँचे और चिकित्सालयों में भी उपकरण पहुँचे और चिकित्सक पहुँचे। ये बहुत बड़ा काम है जिस काम को अब तक कोई भी सरकार पूरी तरह से बहुत प्रभावशाली तरीके से कर नहीं पाई है। तो ये जो काम है वो नीति बना करके। दूसरी बात है, बहुत बड़ा यहाँ पर समस्या पलायन की है। बहुत प्रयास करने के बावजूद, विकास की तमाम गतिविधियां चलने के बावजूद भी पलायन थम नहीं रहा है। लगातार गांव भूतहा होते जा रहे हैं। लोग पहाड़ों से पलायन करके मैदानों में बस रहे हैं। जहाँ पहाड़ों में सुरक्षा की समस्या होती है, खेतों में बंदर और सुअर पहुंच गए हैं, जाने के आने के रास्ते नहीं बचे हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक संकुचित एरिया हो गया है, वहां पर बहुत भीड़ भाड़ और तमाम तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और ये जो पलायन की बड़ी समस्या है, इन तीन समस्याएं प्रदेश के सामने बहुत बड़ी हैं। और सरकार यद्यपि इस मोर्चे पर काफी काम कर रही है, लेकिन इस मामले में और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रभाकर जी, जिस तरीके से बात अगर पहाड़ों की कर ले, पहाड़ी इलाकों की कर ले, क्योंकि हल्द्वानी से नीचे तो सब शहरी इलाका है, लेकिन उसके ऊपर की अगर बात कर ले, पहाड़ी इलाके की अगर बात कर ली जाए, तो क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी पास लगती है या फेल नजर आती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर काम नहीं किया गया है। अगर बात हॉस्पिटल्स को लेकर कर ली जाए, चाहे अभी आपने पशुओं का उदाहरण दिया कि अगर कोई भी चीजें, जैसे खेतों में अगर किसान बड़ी ही जो है मेहनत से वहां पर बीज बोता है और आपको पता है कि जंगली सुअर आते हैं और सब चीजें चबट हो जाती है वहां पर, ये सारी चीजें आप इन सब चीजों से अवगत है, तो ऐसे में क्या कहें कि बीजेपी पहाड़ी इलाकों में जो है पास है या फेल है? देखिए, इस प्रश्न में आपने पासिंग मार्क्स क्या रखे हैं? पासिंग मार्क्स आपने 50% रखे हैं, 20% रखे, 30% रखे, इस पर निर्भर करता है। जहां तक, क्योंकि सरकार इस मामले में गंभीर दिखाई दे रही है, सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया, पलायन आयोग निरंतर इन स्थितियों पर निगाह रख रही है और सरकार मुख्यमंत्री को जहाँ पर देखें, मुख्यमंत्री स्वयं पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, गांवों में निवास कर रहे हैं, लोगों से, स्थानीय लोगों से मिल करके उनकी समस्याएं समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां तक सरकार के काम करने का तरीका है, तो सरकार को निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर हमें देने होंगे। लेकिन जहां तक समस्या को समाधान करने की बात है, समस्या के तहत पहुंच करके उसका निवारण करने की बात है, उस दिशा में भी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। और इसमें और कठोर परिश्रम सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, जनता के साथ मिलकर करना होगा। चलिए ठीक है, लगातार हमारे साथ संजीव वर्मा भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, दृष्टि पत्र में कौन कौन से वादे हैं जो आपने पूरे कर लिए हैं और कौन कौन से वादे जो हैं वो अभी रह गए हैं? एक बार पूरे जो वादे हैं आपके गिना दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई थी और हमने अक्षरशः जनता के वायदों पे हम लोग खरे उतरने का सरकार ने प्रयास किया और काम किया और हम तमाम जो वायदे थे उनको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। चाहे सबसे पहले जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच गए थे चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि पहली बैठक में कैबिनेट की हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ड्राफ्ट लेकर आएंगे और हमने उसका अक्षरशः पालन किया और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है देश भर का जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। जहां हमने जनता के साथ वायदा किया था कि सरकार आने पर हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे, हमने उसका पालन किया। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े, हमने उसका पालन किया। आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का हमने वायदा किया था, उसका हमने पालन किया। कड़ा धर्मांतरण कानून लागू करने की हमने जनता से वायदा किया था, हमने उसका पालन किया। कठोर नकल विरोधी कानून और कठोर नहीं बल्कि कठोरतम इस प्रकार का कानून देश भर में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा उत्तराखंड की सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का इसके अंदर पूरा पुट दिखाई देता है, जहां उन्होंने युवाओं का पूरा हित ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कानून बनाया है, जहां पर तमाम नकल माफिया जो लगातार एक बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर सक्रिय थे उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की दिशा में यह कठोरतम कानून
प्रभावी हुआ है और जिससे युवाओं को एक तरह से न्याय मिलेगा। जो बच्चे बड़ी कड़ी मेहनत करके परीक्षाएं देते थे और बाद में पता लगता था कि नकल माफियाओं की वजह से परीक्षाएं निरस्त हो गई, तो दिल टूटता था बच्चों का। तो इस बात को पूरा ध्यान रखते हुए कठोरतम नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू किया गया और मैं सोचता हूँ इससे युवाओं को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनको न्याय भी मिलेगा। साथ ही खेल नीति को बहुत अच्छे से हम लोगों ने लागू किया है। जितने भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाएंगे उनको सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। पूर्व सैनिकों के परिवारों के भलाई के लिए, उनके और उच्चीकरण के लिए सरकार ने बहुत बेहतरी के साथ काम किया है। शहीदों के परिवारों को जो मानदेय सरकार पहले देती थी उसको बढ़ाया गया है। सरकार शहीदों के परिवारों से किसी एक व्यक्ति को नौकरी देने की दिशा में सरकार ने वायदा किया था, उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। स्वरोजगार की दिशा में चाहे होम स्टे योजना हो, चाहे सोलर पार्क की योजना हो, चाहे जैविक खेती की योजना हो, चाहे आईटी एक तरह से हब बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। चाहे जो जिस तरह से हमने वायदा किया था कि तमाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 2017 से पहले 2017 तक 924 डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य के बेड़े में थे। आज उन डॉक्टर्स की संख्या बढ़कर 2775 हुई है। ये आंकड़े के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पिछली कांग्रेस की सरकारें मात्र दोहन करती रही और उत्तराखंड राज्य को चलती रही, जहां हमारी सरकार के द्वारा पूरी तरह से एक विकास को केंद्र बिंदु मानकर हम लोग चुनाव मैदान में गए थे और हमने जनता की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं पर हमारी सरकार लगभग पूरी तरह से खरी उतरी है। जहां किसानों को गन्ना मूल्य का लगातार गन्ना मूल्यों का लगातार मिलों पर बकाया हुआ करता था, उन तमाम बकायों को सरकार ने पूरी तरह से समाप्त किया है और आज बिल्कुल इंस्टेंट आप जाइए और इंस्टेंट आपको गन्ना मूल्य का भुगतान होता है। तो चलिए ठीक है संजीव जी, ठीक है आपके पास वापस मैं लौटूंगी। लगातार हमारे साथ डॉक्टर मयंक भट्ट भी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक जी, जिस तरीके से बात कर लें, बीजेपी लगातार कह रही है कि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि विपक्ष को अक्सर देखा जाता है कि जनता के पास जाता है, क्योंकि अभी आप हाथ से हाथ जोड़ो आंदोलन हो जाए, किसी भी चीज को आप जनता के पास गए, तो क्या लगा जब जनता से आप मिले, क्या लगा कि वादे सच में पूरे हो रहे हैं या नहीं? मयंक जी देखिए निशा जी, यदि आप अभी मैं अपने भाजपा के मित्र वर्मा जी की बातों को सुन रहा था, इनके वक्तव्यों को सुन रहा था, उनके वक्तव्यों को सुनकर तो मुझे ये लगा कि आज आप, हम और जो हमारे भाजपा के मित्र बैठकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट बेमानी है। जिस तरीके से इन्होंने आंकड़े दिखाए और हर क्षेत्र में जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में इन्होंने जो अपनी डिटेल से बात बताई, तो लग रहा था कि हमारा और ये जो डिबेट हो रही है ये बेमानी है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी सरकार के कार्यों को पेश करा। लेकिन जबकि हकीकत ये है, मैं भाजपा के अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, जो सरकार में हम बैठे हुए हमारे माननीय लोग हैं, कि अगर वो एक जो पुराने हमारे शासक हुआ करते तो देश बदल कर जाते थे जनता के बीच और हकीकत जानते थे। तो अगर जो हमारे माननीय अगर सड़कों पर उतरे, तो आज स्थिति ये है कि जो बेरोजगार है, इस उत्तराखंड का युवा है, युवतियां हैं हमारी, वो सबसे ज्यादा हतोत्साहित है, क्योंकि एक के बाद एक जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसने यहाँ के युवाओं के सपनों को टूट करके रख दिया है। वो अंदर से मनोवैज्ञानिक तरीके से टूट चुके हैं। तो आज और स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री जी खुद अपना आभार प्रकट करवा रहे हैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से,
और खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने कड़ा नकल विरोधी कानून लागू कर दिया। लेकिन स्थिति है कि उसके बाद भी कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें परीक्षाओं में धांधली के प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात, ये जो धांधली के परिणाम बोल रहे हैं ना आप मिले हैं, ये किसी एक के कार्यकाल में मिले हैं या, क्योंकि एक के कार्यकाल में इतना सब कुछ होना तो ये मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये पहले से ही ये जो है परंपरा चली आ रही है और इसमें किसी एक को दोषी करार देना ये तो कहीं सही नहीं लगता। मयंक जी, देखिए, एक चीज है कि यदि एक के बाद एक, अगर इतने शॉर्ट पीरियड में अगर एक के बाद एक ये धांधलियां सामने आई हैं और जिस तरीके से प्रथम दृष्टिया जो भाजपा से जुड़े हुए लोग ही इसके पीछे इनका नाम आया है और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उनका इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो देखिए कि वो तो खाली दिखाने के दांत हैं और जो असली चेहरे हैं वो जो असली चेहरे हैं वो जांच के बाद भी उनका नाम सामने नहीं आया। देखिए, बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी बैकिंग के कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है। तो जो असल उसमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस सरकार से डायरेक्ट उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन जांच जो है क्योंकि निष्पक्ष नहीं हुई तो उनके नाम सामने नहीं आता है। दूसरी बात, आज इस प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्यों? अंकिता भंडारी हत्याकांड हो और ऐसे कई और प्रकरण सामने आए हैं जिसमें सरकार ने जांच तो दूर की बात, तथ्यों को छुपाने की कोशिश करी और जो के पीछे जिन लोगों के नाम सामने आए वो खुद इनके संगठन से जुड़े हुए लोग थे। तो इतनी सब के सामने आने के बाद मैं समझता हूँ कि वर्मा जी जिस साहस के साथ अपनी सरकार की बातों को रख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। तीसरी बात, जो महंगाई का मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि हमने 3-3 सिलेंडर फ्री दे दिए। अरे आप लोगों से जाके पूछिए, प्रदेश की मात्र से जाके पूछिए, सिलेंडर आज 1100 के करीब पहुंच गया है। जो सिलेंडर 450-500 का जब हुआ करता था तो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के सम्मानित नेतागण गले में सिलेंडर डाल के सरों पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया करते थे। तो आज 1100 के करीब पहुंच गया सिलेंडर। तो आज भाजपा के हमारे जो मित्र कहते हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया। हाँ, आपने वादा पूरा किया, 1100 रुपये सिलेंडर आपने पहुंचाकर दिखाया, है ना। तो चौथी बात, इस प्रदेश के अंदर आज भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि लोग इस बात को कहते हैं, इस प्रदेश का आम आदमी इस बात को कहता है कि कोई भी काम हो, तंत्र में पूरी हिस्सेदारी दिए बिना वो काम नहीं हो सकता। चलिए ठीक है मयंक जी, ठीक है ना। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हल्द्वानी कुमाऊं का मुख्य शहर है। आप आज की तारीख में किसी भी समाचार पत्र को उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से प्रदेश में सड़कों की बदहाली की खबरें छपती हैं, प्रदेश में सड़कों की बदहाली की खबरें छपती हैं, आप देखिए ये लगता ही नहीं कि उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज है। कोई भी समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, हर जगह महिलाएं और यहाँ का जो जनमानस है वो सड़कों तक के लिए प्रदर्शन कर रहा है। चलिए ठीक है, अगर काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा और रिपीट करेंगे जिस तरीके से इससे इस बार किया, जैसे रिपीट किया, तो अगर काम करेंगे तो इन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। संजीव जी, आपने कहा है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य में शामिल करना है, देश के अग्रणी राज्य में शामिल करना, और अभी चुनौतियां बहुत सारी हैं। संजीव जी, स्पेशली अगर बात पहाड़ी इलाकों की कर ली जाए तो। निशा जी, देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। 2025 हमारा विजन 2025 के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और उत्तराखंड कैसे हम देश का एक अग्रणी राज्य की उसमें हम लेकर आए, उसके ऊपर हम लोग बहुत मुस्तैदी से काम भी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। हर 2 महीने में, 3 महीने में बैठक करके तमाम जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं। कितना काम उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं, कहाँ यदि कोई प्रॉब्लम आगे कोई फेस करनी पड़ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन तमाम विषयों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा भी आपने कहा विजन 2025, तो विजन 2025 का मतलब है कि उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। नंबर 1 राज्य बनेगा जब यहाँ पर रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था होगी, जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की पर्याप्त व्यवस्था होगी,
जब देश खुशहाल होगा, हमारी जीडीपी पूरे देश में लगभग सबसे ज्यादा होगी। आज मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 1.1% है, जबकि कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, हम राजस्थान की बात करें तो 24.3 है, हमसे 24 गुना ज्यादा। तो चाहे बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वरोजगार के रोजाना नई नई नीतियां हम लोग जो लागू कर रहे हैं, उनमें चाहे होम स्टे हो, चाहे सोलर हो, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो वो कई सारी नीतियां लेकर हमारी सरकार चल रही है, जिससे पलायन भी रुक रहा है, लोगों को अपने घरों पर कितना परसेंट रोजगार पलायन मिल रुका रहा है संजीव जी, कितना परसेंट पलायन रुका है? निशा जी देखिए, मैं परसेंट तो बिल्कुल एक्यूरेट अगली जो आप डिबेट मयंक जी, क्या पलायन रुका है? देखिए, पलायन निशा जी, पलायन रुका नहीं, पलायन बढ़ा है, पलायन बढ़ा है। हेलो संजीव जी, ठीक है मयंक जी। संजीव जी, अब बात पूरी कीजिए। लव जिहाद की बड़ी घटनाएं लगातार हो रही थी, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से तमाम अमले को एक तरह से प्रभावी किया गया है, और जो 1000 से अधिक मज़ारें यहाँ पर यकायक उभर आई थी। चलिए ठीक है संजीव जी, ठीक है, समय का अभाव है। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, वापस आपके पास लौटूंगी, समय का अभाव है। प्रभाकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर जी, इस पूरे मुद्दे पर एक लास्ट कमेंट। देखिए, सरकार का जो विषय है, ये दृष्टि पत्र की समीक्षा का, ये सरकार अगर अपनी प्रगति का आकलन करती है, और अपनी प्रगति का आकलन करते हुए कहाँ पर संतोष व्यक्त करना है, कहाँ पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है, क्या योजना बनानी है, इस पर बात करती है, और उस ब्यूरोक्रेसी को तैयार करती है। ब्यूरोक्रेसी के साथ संवाद करके जनता के साथ तारतम्य स्थापित करने के बाद जो काम करती है, तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए। और रही जहाँ तक बात, कुछ विषय ऐसे हैं जो सतत चलने वाले हैं, मैंने महंगाई जैसी, बेरोजगारी जैसी परिस्थितियां, ये तो सतत रूप से चलने वाली हैं। इनको लेकर के दृष्टि पत्र पर विचार नहीं होगा। विचार तो दृष्टि पत्र में जो जनता से वायदे किए हैं, जिन बातों को लेकर के पार्टी जनता के बीच में गई है, उस पर कितना काम हुआ है, और उस मामले में जो जो वायदे सरकार ने किए थे, हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों पर सरकार का प्रदर्शन अच्छा रहा है, संतोषजनक से भी अच्छा रहा है। तो इस मामले में सरकार और अच्छा करना चाहती है, ये अपना इरादा जाहिर कर रही है और तैयारी दिखा रही है। ये भी विशेष रूप से सरकार के लिए साधुवाद का विषय है। प्रभाकर जी, अगर कंपेयर किया जाए बीजेपी के कार्यकाल को और कांग्रेस के कार्यकाल को कंपेयर किया जाए, तो क्या लगता है कितना अंतर देखने को मिलता है? देखिए, तो बड़ा साफ अंतर है कि कांग्रेस का जो कार्यकाल था, वो तो आपसी कलह का कार्यकाल था। उसमें जनता की समस्याओं पर कहीं पर भी कोई ध्यान दिया गया, ऐसा तो प्रकरण सामने आया ही नहीं। यानी पहले जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, तो हरीश रावत जी उनको उखाड़ने में रहे, सारे समाचार पत्र की हेडलाइन ये होती थी। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन गए, तो बाकी लोग उनको उखाड़ने में रह गए, पार्टी में बहुत बड़ा डिफेक्शन हो गया, 16-17 लोग इधर टूट करके आ गए, और बड़ा फिर वो सरकार भंग हो गई, फिर दोबारा रिस्टोर। इसी तक काम सरकार ने, कांग्रेस के सरकार ने कहाँ किया? उनके नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर वो गए नहीं जनता के पास, उनके पास दिखाने के लायक कुछ था ही नहीं।